नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अध्ययन में। और आज मैं जो आपके लिए जो आज का टॉपिक मैंने जो आपके लिए ढूंढा है वो है शब्द रचना। ठीक है, तो आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो शब्द रचना के ऊपर करेंगे कि जो शब्द रचना है वहां से किस प्रकार के हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने वर्ण के बारे में पढ़ा था, उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हमने वो उठाए थे। आगे हम और भी उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, कुछ हर टॉपिक के कुछ क्वेश्चन बना के फिर मिसलेनियस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अक्षर क्या होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, अक्षर किसे कहते हैं। तो जनरली हम लोगों ने आज तक क्या पढ़ा है कि हम कहते हैं कि क अक्षर, अ अक्षर, ये इस टाइप के हम बोलते हैं। ठीक है, अगर या मैं जनरली सिंपल सा ये बोलूंगी कि ये अक्षर है, क बिल्कुल है। ठीक है, और कभी अगर हम ये लिख दें क ये अक्षर है, हम इसको भी क्या बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल ये है, जबकि गलत है। ठीक है, अक्षर क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, स्वर युक्त। ठीक है, जिस वर्ण को बोलने में स्वर की ध्वनि आती है। देखो वर्ण भी हमारे पास, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि वर्ण के कितने भेद हैं, दो है। कौन कौन से वर्ण है, स्वर है, और दूसरा वर्ण कौन सा है, व्यंजन है। ठीक है, दूसरा क्या था, व्यंजन था हमारे पास। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अब क्या पूछा गया है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अगर हम इसकी सिंपल सी परिभाषा देखेंगे, वह ध्वनि समूह जिनका उच्चारण करने में, ठीक है, क्या है, वह ध्वनि समूह जिनका उच्चारण करने में एक सांस का प्रयत्न। ठीक है, एक सांस में, जिसे हम एक ही सांस में बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं कि जिसमें सांस का प्रयोग होता है। देखो सांस का प्रयोग तो हर चीज में होता है। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम कुछ शब्द बोल रहे हैं जो किनसे मिलकर बने हैं, अक्षर से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। अब इसमें ये तो परिभाषा किताबी तौर पे हो गई। ठीक है, लेकिन हम इसको एक आम बोलचाल में कैसे बोले। ठीक है, तो अक्षर की अगर हम बात करें तो जो व्यंजन होता है, ठीक है, हमने दो वर्ण लिए थे। ठीक है, एक स्वर लिया था और दूसरा हमने व्यंजन लिया था। ठीक है, दूसरा हमने क्या लिया था, व्यंजन लिया था। स्वर को हम कैसे लिखते हैं, अ आ ये लिखते हैं। ठीक है, व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं, क्या हम व्यंजन को ऐसे लिखते हैं, नहीं। अगर हमने व्यंजन को ऐसे लिखा है तो ये व्यंजन नहीं बल्कि क्या हो गया है, अक्षर हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि जितने भी स्वर हैं वो क्या है, वो अक्षर हैं, लेकिन हर व्यंजन, जो व्यंजन है वो पूर्ण रूप में अक्षर तब तक नहीं है जब तक कि उसके साथ क्या ना लग जाए, स्वर ना लग जाए, यानी कि स्वर युक्त व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि स्वर युक्त व्यंजन क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हमें आंसर मिल गया। देखो बोलते बोलते ही हमें आंसर मिल गया, यानी कि स्वर युक्त व्यंजन क्या होता है, अक्षर कहलाता है। ठीक है, अक्षर कहलाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि मैंने अब सारे स्वर, इसका मतलब ये है कि जो स्वर हैं वो तो अक्षर हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, वो उनको किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उनको बोलने के लिए, वो स्वतंत्र है। ठीक है, उनको किसी और, उसको व्यंजन की आवश्यकता नहीं चाहिए, वो बिना उसके बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम व्यंजन लिखते हैं तो व्यंजन जनरली क्या होता है, जैसे ही नीचे हलंत लग जाता है, इसका मतलब इसके साथ कोई स्वर नहीं है, ना इसके साथ अ है और ना ही कोई और मात्रा है। ठीक है, कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन जब हम लिखते हैं, देखो क की अपनी मात्रा नहीं है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, तो वो हर स्वर, हर व्यंजन के साथ लगा होता है। ठीक है, क की जो मात्रा होती है वो दिखती नहीं है, लेकिन वो जब हम इसकी ध्वनि जब हम इसको उच्चारण करते हैं तो वो हर व्यंजन के साथ होता है। ठीक है, अगर हम कहें कि इसमें क है तो इसमें अब क नहीं है, क्योंकि हमने क को हटा दिया, नीचे क्या लगा दिया है, हलंत लगा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसमें से अक्षर कौन सा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वर युक्त व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे देखो, जब मैंने ये क लिखा तो ये क्या हो गया है, अब व्यंजन हो गया है। ठीक है, अगर मैं इस क का विस्तारित रूप, क्योंकि इसमें अ की आवाज भी आ रही है,
अगर मैं इसका विस्तारित रूप लिखूं तो कैसे लिखूंगी, अगर मैं इसको विच्छेद करूं तो क मैंने अलग कर दिया है और प्लस मैंने क्या कर दिया है अ, ठीक है। तो ये क्या बन जा रहा है, अब हम जब इसको साथ में पढ़ते हैं तो ये क्या बन जा रहा है क, यानी कि ये क्या हो गया है, स्वर युक्त व्यंजन हो गया है। और जो स्वर युक्त व्यंजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कमल कितने अक्षर वाला शब्द है, कमल। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कमल, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आपको समझना है इसे। ठीक है, यहाँ पे कमल दिया गया है और पीछे लिखा गया है कितने अक्षर वाला शब्द है। ठीक है, अच्छे से देखना है आपको इसको, बहुत अच्छे से, बस सिर्फ यही समझा रही हूं मैं आपको। और इसके बाद आप जितने भी शब्द जो भी आप इसमें, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कितने अक्षर वाला शब्द है, कितने 2 है 3 है 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप कभी भी इसे गलत नहीं करोगे। ठीक है, किसकी बात हो रही है, कमल की बात हो रही है, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बात हो रही है कमल की। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा इसने, कितने अक्षर वाला शब्द है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि 3 अक्षर वाला है, क्या मेरा आंसर सही है, बिल्कुल गलत हूं मैं। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं कि 1 अक्षर वाला है, ये उसको पूरा एक ही अक्षर मान लूं तो भी मैं क्या हूं, गलत हूं। लेकिन मैं अगर इसको ये बोलूं कि ये 2 अक्षर वाला शब्द है, ठीक है, तो मैं बिल्कुल सही हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 अक्षर कैसे हो गए, ये तो 3 है। फिर से मैं किसके पास आती हूं, फिर से हम किसके पास जाते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, स्वर युक्त व्यंजन को क्या कहते हैं, जो वर्ण होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन अगर व्यंजन की बात करें तो जो स्वर युक्त होते हैं। ठीक है, स्वर युक्त जो भी वर्ण होते हैं, अब अगर मैं व्यंजन ना बोलूं वर्ण बोलूं तो बिल्कुल एकदम परिभाषा सही है कि स्वर युक्त वर्ण जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हम उच्चारण करते हैं कमल का, ठीक है, तो हम ये क को तो हम पूरा बोल रहे हैं, लेकिन मल जो होता है कमल, इसमें इस म में किसकी आवाज नहीं आ रही है, अ की नहीं आ रही है। आप बोल के देखिए, कमल, मल नहीं आ रही है। ठीक है, तो क्या होता है कमल। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि क्या कमल जो है वो कितने अक्षर वाला शब्द है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्यों, क्योंकि क को तो हम अलग बोल रहे हैं, क के साथ हम पूरा उच्चारण ले रहे हैं, जबकि मल हम एकदम से बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये 2 अक्षर वाला शब्द है। कितने अक्षर वाला है, 2 अक्षर वाला शब्द। ठीक है, ये दोनों एक हो जाएंगे। ठीक है, और ये अपने आप में एक स्वतंत्र है, यानी कि 1 + 1 कितना हो गया, 2 अक्षर वाला शब्द हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके पास एक एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं, क्यों हमने ये ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इसके साथ हमें ना तो इस म के साथ हमें अ की मात्रा दिख रही है और ना ही हमें कमल, म के साथ फिर भी आ रही है, लेकिन जो ल है, ठीक है, म के साथ फिर भी थोड़ा बहुत हो रहा है, लेकिन जो ल है, ल क्या है, ल के साथ बिल्कुल भी अ का कोई उच्चारण नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हमने इस ल को किसके साथ ही गिन लिया है, म के साथ ही गिन लिया है। ठीक है, इसमें आधा उधा का कोई चक्कर नहीं है, हमने इसको किसके साथ गिन लिया है, म के साथ ही गिन लिया है। यानी कि म को हम यहाँ पे पूरा समझेंगे, ल को हमने गौण कर दिया है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास एक और शब्द आता है, यहाँ पे एक और शब्द मैं लिखती हूँ आपको एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए, बुलाना। ठीक है, अब आप यहाँ पे बताइए कि ये कितने अक्षर वाला शब्द है। तो यहाँ पे कोई आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये जो है ये 3 अक्षर वाला शब्द है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ण में मात्रा लगी हुई है, हर वर्ण में मात्रा लगी हुई है। ठीक है, कैसे, ब के साथ छोटा ऊ की मात्रा प्लस ल के साथ आ की मात्रा प्लस, ठीक है, ल के साथ आ की मात्रा प्लस नौ के साथ आ की मात्रा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा बुलाना। तो एक शब्द हमारा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा अक्षर ये हो गया। स्वर युक्त वर्ण, स्वर युक्त वर्ण बार बार बोल रही हूँ, क्या कहलाते हैं, अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, और उन्हीं अक्षरों के योग से क्या बनता है, सार्थक, कोई वो सार्थक शब्द, कोई सार्थक वर्ण होना चाहिए और उससे क्या बन जाएगा, शब्द बन जाएंगे। और शब्द से फिर क्या बनते हैं, उपवाक्य बनते हैं, और वाक्य से, उपवाक्य से फिर वाक्य बनेंगे। ठीक है, तो हमने इससे पहले वर्ण पढ़े थे, आज हम पढ़ रहे हैं
शब्द रचना कि शब्द कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारे बनने शुरू हो गए हैं अब शब्द, अक्षर को मिला के क्या बने, शब्द बने हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जो शब्द हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, शब्द कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है ये पूछा कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपल सा लिख दिया इजी लैंग्वेज में, शब्द कितने कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द होते हैं, आंसर है यहाँ पे शब्द कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। बहुत ही सिंपल, लोग आपको देखो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, समझना है इसको, सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है सार्थक और दूसरा शब्द होता है निरर्थक। अब इन दोनों के आपस में भेद होते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर हम बहुत ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो हम बोलेंगे नहीं यार रचना के आधार, अरे वो तो बाद में बटेगा, वो सार्थक शब्द के अलग भेद होंगे, निरर्थक के अपने अलग होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, शब्द कितने प्रकार के हैं, तो आपको सिंपल सी बात बोली 2 प्रकार के होते हैं। एक शब्द होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक, बस यही 2 है। फिर ये 2 आगे जाके इनके भेद कितने हो रहे हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको सिंपल सा आंसर देना है। और बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप सोचोगे कि नहीं यार रचना के आधार पर वो अलग होते हैं, क्या वो भी शब्द ही है, वो आगे जाके सार्थक और निरर्थक के प्रकार हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। ठीक है, कितने प्रकार के, क्वेश्चन क्या पूछा, कितने शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं जी। कौन से होते हैं, एक सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। सार्थक मतलब जिसका अपना कोई अर्थ होता है, निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ इसलिए कि ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कवर हो पाए। ठीक है, क्योंकि वीडियो जब लंबी बनती है तो वो अपलोड होने में थोड़ा दिक्कत करती है। तो यहाँ पे अब हमने सार्थक और निरर्थक पूछ लिया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी सीक्वेंस वाइज चल रहा है। अब इसमें पूछा गया है कि जो सार्थक शब्द है उसके कितने भेद है। आ गया ना, मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन खुद ही बनेगा। ठीक है, सार्थक शब्द के भेद, सार्थक शब्द के भेद या प्रकार। ठीक है, तो कितने हैं या कितने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया, यह सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल जो यहाँ लिखा गया है मैं उसको सीधा सीधा लिख रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सार्थक शब्द के भेद कितने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो सार्थक शब्द है उसके कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको दिमाग, क्योंकि ज्यादा अगर दिमाग लगाओगे तो आपको लगेगा कि हमने तो पढ़ा था कि नहीं रचना के आधार पर भी होता है, उत्पत्ति के आधार पर भी होता है। ठीक है, इन सब के आधार पर होता है, अर्थ के आधार पर होता है। वो तो प्रकार हैं किसके, सार्थक के। ठीक है, और फिर ये जो रचना के आधार पर हो रहा है, उत्पत्ति के आधार पर हो रहा है, इनके भी अभी आगे प्रकार बनेंगे, ये भी अभी आगे खंडों में टूटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसने पूछा है कि सार्थक शब्द के भेद कितने हैं या सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है, जरूरी नहीं है कि ऐसे सीरियल वाइज होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले नंबर पे हम क्या रखेंगे, रचना के आधार पर। किसके आधार पर, रचना के आधार पर बनता है। ठीक है, दूसरा हम रखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। और तीसरा जो होता है वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर है, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो ये हो गए सार्थक शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर। अब आपको समझ में आएगा कि हम क्वेश्चन क्या सोच रहे थे कि जब पूछा गया था कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तब शायद आप कहीं ना कहीं आंसर देने वाले थे। ये तो सार्थक के प्रकार हैं, ये किसके प्रकार हैं, सार्थक के हैं। शब्द तो 2 ही प्रकार के होते हैं, एक होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। अब सार्थक शब्द में कौन कौन से आते हैं,
तो वो आते हैं रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब यहां पर भी आपको क्या देखना है कि रचना, क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे पहले आप इसे समझ लेंगे सार्थक शब्द के भेद कितने हैं, 3 है, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट पूरा जो बहुत सीक्वेंस वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। देखो, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आया कि रचना के आधार पर। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब पूछा जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। ठीक है, तो कौन कौन कितने प्रकार हैं इसके भी 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़ शब्द और दूसरा है यौगिक। ठीक है, यौगिक, और तीसरा शब्द क्या बन जाता है हमारा, योग रूढ़। ठीक है, अभी कौन कौन होते हैं वो हम आगे देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि यौगिक किसको बोलते हैं, रूढ़ किसको बोलते हैं। ठीक है, वो हम आगे अभी देखेंगे, उसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि किसको क्या बोलते हैं, वो अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, देखो सीरीज कैसे चल रही है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, शब्द के प्रकार कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। पहला क्या, सार्थक, दूसरा क्या होता है, निरर्थक। सार्थक शब्द के प्रकार कितने हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। ठीक है, अब रचना के आधार पर भी कितने प्रकार के शब्द हैं, तो 3 हैं। एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, और अब हम देखेंगे यहां पर कि ये जो अब हम यहाँ पे किसको लेते हैं, किसके आधार पर पढ़ लिया हमने, रचना के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सार्थक शब्द जो थे उनको वो 3 भागों में बंट गए। एक रचना के आधार पर हमने पढ़ लिया। अब किसके आधार पर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, पहला रचना के आधार पर था, फिर दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर। अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। ठीक है, क्वेश्चन है, और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति मतलब ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो इसके जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 4। कितने प्रकार होते हैं इसके, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी हम जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है तत्सम। तत्सम मतलब जो संस्कृत, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, संस्कृत की जो हिंदी की जो जननी है वो क्या है, संस्कृत है। ठीक है, तो जो संस्कृत की तरह एज इट इज बोले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तत्सम। ठीक है, दूसरा होता है तद्भव, जो बोलचाल की भाषा में, ठीक है, बोलचाल की भाषा में जो आगे बोलते गए और अब उन शब्दों का मतलब संस्कृत में कुछ और था और अब हमारे सामने बोलचाल की भाषा में कुछ, वर्तमान में कुछ और शब्द, जैसे हम कोई भी एक शब्द ले लेंगे, हम अग्नि लेते हैं। ठीक है, अग्नि लेते हैं हम, तो अग्नि का किसको बोलते थे, अग्नि बोला जाता है किसमें, अच्छा एक मैं आपको बहुत ही सिंपल सा, अश्रु एक होता है, अश्रु। ठीक है, एक होता है अग्नि, एक होता है हस्त। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो ये जो सारे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये क्या है, जिनका वर्तमान में जो शब्द है वो बदल चुके हैं।
ठीक है। अश्रु को हम क्या बोलते हैं, आंसू बोलते हैं। अग्नि को हम क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। हस्त, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हाथ बोलते हैं, ठीक है। तो वो अब जो ये नया रूप जो सामने आया है उसको हम क्या बोलते हैं, तद्भव, ठीक है। तीसरा क्या हो जाता है, देशज। तीसरा क्या हो जाता है, देशज, जिनका हमें कोई पता ही नहीं चलता है कि संस्कृत में क्या ये संस्कृत में था या अब जाके इसका कोई नया मतलब आया है, उनको हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं, ठीक है। एक होता है विदेशज। विदेशज मतलब जो दूसरे देश का शब्द होता है, यानी दूसरे किसी और जगह का होता है और यहाँ पे जिसको हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विदेशज। तो कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। एक हो गया तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज और चौथा विदेशज, ठीक है। चलिए, तो अब क्लियर हो गया आपको कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो 4 होते हैं। कौन कौन से 4, मैंने यहाँ पे आपको आंसर लिख दिया है, कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है तत्सम, दूसरा तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अर्थ के। अब हम क्या पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर भी हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। इसके बाद हम उसके निरर्थक शब्द के पास भी आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने सार्थक और निरर्थक 2 पढ़े थे, तो निरर्थक के पास भी आएंगे। सार्थक में कौन बच गया है, अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्द रचना, अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर भी जो शब्द के प्रकार होते हैं वो होते हैं 4। कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है एकार्थी, दूसरा समानार्थी, तीसरा अनेकार्थी और चौथा एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थी बोलो या विलोम शब्द भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे एकार्थी, ठीक है। दूसरा अनेकार्थी, एकार्थी से आप समझ रहे होंगे जिसका एक अर्थ होता है। अनेकार्थी, अनेकार्थी यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी, ठीक है। तीसरा शब्द कौन सा देखेंगे हम, तीसरा होता है समान, यानी कि समानार्थी या पर्यायवाची, ठीक है, पर्यायवाची, पर्यायवाची, ठीक है। और चौथा होता है विपरीतार्थी बोले या फिर विलोम, विलोम या विपरीतार्थी, विपरीतार्थी या फिर हम विलोम भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी कि उल्टा। ये किसके आधार पर है, ये है अर्थ के आधार पर, यानी कि कौन कौन से हैं, 4 हैं, ठीक है। मैंने 4 आपको पहले ही लिख दिया। कितने अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार। शब्द भेद कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थी और विलोम, ठीक है। तो ये हो गए। जैसे अनेकार्थी का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे हम क्या बोलते हैं, कर हमने शब्द बोला। अब जो ये कर है ये किसके लिए यूज हो रहा है, ये हाथ के लिए भी यूज होता है और ये कर टैक्स के लिए भी यूज होता है और ये कर जो है क्रिया के रूप में भी यूज होता है, ठीक है। एक आर्थी जिसका सिर्फ एक अर्थ होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एक आर्थी कहते हैं। पर्यायवाची, जैसे हम क्या बोलेंगे कि पानी का पर्यायवाची, हमने पानी का कुछ और नाम ढूंढ लिया तो क्या बोला हमने, नीर बोल दिया, ठीक है। ये इस टाइप के क्या होते हैं, पर्यायवाची होता है। पानी का एक नाम क्या है, पानी है, दूसरा क्या है, नीर है। इस टाइप के क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्यायवाची। विपरीतार्थी होते हैं जिसका उल्टा अर्थ होता है, विलोम होता है जिसका, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, विपरीतार्थी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निरर्थक शब्द जो थे, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे हम, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द के प्रकार। क्वेश्चन क्या है हमारे पास नेक्स्ट, निरर्थक शब्द के प्रकार। आज मैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ले रही हूं जिससे कि आपका ये टॉपिक भी क्लियर होता जाए, ठीक है। और कल हम क्वेश्चन लेंगे
जो इनसे बने हुए यानी कि निरर्थक शब्द कौन से हैं वो शब्द लेंगे हम सीधा, ठीक है। जैसे योग रूढ़ कौन से हैं, रूढ़ कौन से हैं, इस टाइप के यौगिक कौन से हैं, ठीक है, उस टाइप के हम क्वेश्चन लेंगे। तत्सम कौन से है, तद्भव कौन से है, ये सारे लेंगे। तो चलिए अभी इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, निरर्थक शब्द के प्रकार। तो निरर्थक शब्द के जो प्रकार है वो दो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, विकारी और अविकारी। आंसर क्या होगा हमारे पास, दो प्रकार होते हैं निरर्थक शब्द के, ठीक है। दो प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, ठीक है। ये जो विकारी होता है इसमें क्या होता है, इसमें काल लिंग और काल और लिंग के आधार पर क्या हो जाता है, इसमें शब्द में विकार आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो ये अविकारी शब्द है इसमें काल और लिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इसमें कोई विकार नहीं होता है, ठीक है। वो एज इट इज, जो चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके लिए क्या शब्द वही, उसमें कोई विकार नहीं आएगा। यहाँ पे लड़का के लिए अलग बोल रहे हैं, लड़की के लिए अलग बोल रहे हैं, तो यहाँ पे विकार हो रहा है शब्द। अगर मैंने लड़का बोला, थोड़ी देर बाद कोई और लड़की आ गई तो हमें लड़की बोलना पड़ेगा, तो यानी कि लड़का शब्द का विकार हो गया, किसमें, लड़की में चेंज हो गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, लेकिन ये जो शब्द होंगे ये चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सुबह हो चाहे शाम हो, इनका कोई विकार नहीं होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अविकारी। और जिसमें काल और उसके हिसाब से, लिंग के हिसाब से जिसमें चेंजेस आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विकारी शब्द। तो निरर्थक में कितने प्रकार होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, विकारी और अविकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि विकारी, ठीक है, विकारी शब्द के प्रकार। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। विकारी शब्द जिनका विकार होता है उनके प्रकार बोले जा रहे हैं। विकारी शब्द के भेद या प्रकार, ठीक है। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। विकारी शब्द के प्रकार किसकी बात हो रही है, या विकारी शब्द के भेद। तो विकारी शब्द के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4, ये देख लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। कौन कौन से 4 कितने होते हैं, 4, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। और यहीं पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वो है विकारी शब्द के प्रकार, ठीक है, विकारी के। तो विकारी के भी हम यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा। संज्ञा के कितने हैं, संज्ञा के 4, विकारी शब्द कितने, विकारी शब्द के भेद कितने हैं, तो 4 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है। अब अविकारी के पास जाते हैं तो कितने हैं, इसके भी 4 हैं, ठीक है। कितने हैं, 4 हैं। अविकारी के भी कितने हैं, सॉरी यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है मैंने, अविकारी। तो अविकारी के भी कितने हैं, 4 हैं। और ये 4 कौन कौन से हैं, तो ये है, पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। दूसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। तीसरा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और यहां पे दिख रहा होगा आपको। और चौथा होता है विस्मय बोधक। कौन सा होता है, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं, ये अविकारी हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब आपको इसमें से देखना है कि जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो अविकारी में सिर्फ आपको इतना ध्यान, निरर्थक में आपको इतना ध्यान रहता है कि दो भागों में टूट जाता है, एक विकारी बनता है, दूसरा अविकारी बनता है। अविकारी के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और विकारी के कितने हैं, 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी के कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। लेकिन जो ये निरर्थक जो शब्द है, यहां से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। और अगर बनते हैं, अगर मैं बात करूं कि 100% अगर
मैं इनकी बात करूं शब्द रचना के आधार पर कि 100 में से कितने % सार्थक और निरर्थक में से क्वेश्चन आते हैं, तो सार्थक में से जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपका 70%, ठीक है, और बचा 30% वो कहां से बनेगा, निरर्थक। निरर्थक में से भी कहां से बनता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, वो बनता है, अगर मैं इस 30% को भी बांटू कि यहां से कितने % विकारी शब्द जो कि कहां से बनते हैं, तो विकारी शब्द से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मेरे बोलने का ये मतलब है कि किस पे आपको ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको वो पूरे शब्द, यानी कि हम एक एक शब्द लेंगे और उसको समझेंगे कि कौन सा शब्द कौन सा जो भी हमारे शब्द रचना के आधार पर कौन सा रचना के आधार पर हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द रूढ़ है, कौन सा योग रूढ़ है, कौन सा यौगिक है, कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशज है, कौन सा विदेशज है। ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन एक एक करके उठाएंगे और उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।